मैं पाठक सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन की वजह से हमारा सारा पठन पाठन का क्रियाएं अभी बंद है। सारे लोग लॉकडाउन में हैं, सारे लोग इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारा पढ़ाई भी ज़रूरी है। इसलिए आज हम आप लोगों के लिए एक प्रमुख हिंदी से एक चैप्टर लेकर आए हैं, संधि प्रकरण। आइए इस लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को पढ़ाई में व्यतीत करें, ताकि आने वाला समय में जो हमें समय मिलेगा उसमें जो हमें कमी है, यह कमी इस छुट्टी में ही दूर हो जाए। तो आइए आज हम बात करते हैं संधि प्रकरण की। तो संधि का मतलब ही होता है मिलाना। तो आज आपको मैं बता दूं कि संधि और विच्छेद दो शब्द ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं, और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना और संधि का मतलब होता है मिलाना। तो आइए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दो वर्णों के अत्यंत निकट मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर से आप ध्यान देंगे, दो वर्णों के अत्यंत निकट मेल। तो जब दो वर्ण का अत्यंत निकट मेल होता है तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो कैसे वह विकार उत्पन्न होगा उसके लिए थोड़ा सा आप देखेंगे। जैसे विद्या जोड़ आलय। अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि जब हम विद्या बोलते हैं तो अंतिम वर्ण का उच्चारण आ होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं आ। और आलय का जो पहला वर्ण है वह भी है आ। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण दोनों का आपस में संधि होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे से मिलेगा, और उन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उससे एक नया शब्द बनेगा। तो जो विकार उत्पन्न होगा वही विकार संधि कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विद्या जोड़ आलय, इसमें विद्या का अंतिम शब्द वर्ण आ है और आलय का सबसे पहला वर्ण आ है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक नियम है कि आ और आ के मिलने से आ का ही निर्माण होता है। तो अगर इस तरह हम देखते हैं कि विद्या जोड़ आलय के मिलने से एक नया शब्द का निर्माण हुआ और वह शब्द है विद्यालय। तो आपने अभी देखा कि दो वर्णों का संयोग हुआ और ये दोनों वर्ण अत्यंत निकट वर्ण हैं, और इन दोनों के मिलने से एक नया वर्ण की उत्पत्ति हुई, वह वर्ण है आ। तो विद्या जोड़ आलय विद्यालय। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि संधि के भेद। तो हिंदी व्याकरण में संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बारी बारी से तीनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको स्वर संधि के बारे में बताते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आइए अब हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि के बारे में जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा भी कि दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को
स्वर संधि कहते हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जब भी स्वर वर्ण हम पढ़ेंगे तो इसमें दो स्वर ही आपस में मिलेंगे और दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वह स्वर संधि में आएगा। अब जैसे अभी ऊपर में मैंने आपको विद्या जोड़ आलय का उदाहरण के रूप में दिया था, तो विद्या जोड़ आलय भी स्वर संधि का ही एक उदाहरण है। आइए कुछ उदाहरण और हम जानते हैं। जैसे राम जोड़ आलय, प्रेम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि राम जोड़ आलय में राम में आ रहा है, तो राम का अंतिम वर्ण में अ है और आलय का प्रथम वर्ण में आ है, तो आ और आ के मिलने से एक नया स्वर का निर्माण हो रहा है और वह है आ। तो इस तरह राम जोड़ आलय से रामालय का निर्माण होता है। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे प्रेम जोड़ आलय, प्रेम में प्रेम का जो अंतिम वर्ण है वह म है और म में आ रहा है और आलय का प्रथम वर्ण आ है। दोनों को मिलने से यहाँ भी आ जोड़ आ और नया शब्द जो बन रहा है वह नया शब्द प्रेमालय बना। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि हिम जोड़ आलय, यहाँ आप समझ चुके होंगे कि हिम में अ और आलय का आ। और नया शब्द का जो निर्माण हो रहा है वह है हिमालय। इस प्रकार हमने देखा कि स्वर संधि के जितने भी उदाहरण आएंगे उसमें दो स्वर आपस में मिलेंगे और उन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वह स्वर संधि में होगा। आइए अब स्वर संधि के भेदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी आपको बताए थे कि अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वर संधि के भेदों को। तो हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्वर संधि के 5 भेद। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो ह्रस्व होते हैं, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो दीर्घ होते हैं। तो हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से होता है। तो जैसा आप पा रहे हैं कि दीर्घ स्वर संधि में 2 स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार इसकी परिभाषा यह बनती है कि जब अ या आ के साथ अ या आ मिलता है तो दोनों मिलकर आ बनाता है। उसी प्रकार ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ अगर ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों में से किसी का मिलन होता है, दोनों में से आपस में कोई मिलते हैं तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। उसी प्रकार ह्रस्व उ दीर्घ उ के साथ अगर ह्रस्व उ और दीर्घ उ आपस में मिलते हैं तो दीर्घ उ का निर्माण होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में 2 स्वर आपस में मिलते हैं, 2 ह्रस्व मिलकर एक दीर्घ का निर्माण करते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं, और 2 दीर्घ स्वर मिलकर भी उसी दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पाएंगे। आइए
हम कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे कि दो स्वर आपस में कैसे मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको एक ग्राफ के माध्यम से हम यह बताना चाहेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यह आपस में स्वर जो दीर्घ स्वर हैं वे कैसे मिलते हैं। तो इसके लिए 3 नियम आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि अ जोड़ अ, अगर आपस में अ जोड़ अ को हम मिलाते हैं तो आ बनता है। अ जोड़ आ को मिलाते हैं आ बनता है। आ जोड़ अ को मिलाने से आ बनता है और आ जोड़ आ के मिलाने से आ बनता है। आपने अभी देखा कि अगर दो ह्रस्व स्वर को आपस में मिला रहे हैं तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है। यानी अ और अ जब आपस में मिलता है तो आ बन जाता है, क्योंकि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। और जबकि आप यह देखते हैं कि जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो है उसका मात्रा डबल हो जाता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। तो इस प्रकार, लेकिन यह दीर्घ स्वर संधि में आ के साथ अगर आ को भी हम मिलाते हैं तो एक नया वर्ण जो बनता है वह आ बनता है। उसी प्रकार आप पाएंगे कि अगर आ के साथ आ को मिलाते हैं तो भी आ का निर्माण होता है। और अगर दो दीर्घ स्वर अर्थात आ के साथ आ को भी मिलाते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आ का निर्माण हो रहा है। अब इन तमाम उदाहरणों से यह ज्ञात हो जाता है कि दो स्वर आपस में मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं और दो दीर्घ स्वर भी आपस में मिलकर उसी दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो यह पहला नियम आपने देखा। आप यहाँ दूसरा नियम देखेंगे कि अगर ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई को आपस में मिलाते हैं तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। अगर ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई को मिलाते हैं तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। और दीर्घ ई के साथ ह्रस्व ई को मिलाते हैं तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। और दीर्घ ई को दीर्घ ई के साथ भी मिलाने पर दीर्घ ई का निर्माण होता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जैसा कि अ के लिए 4 नियम बने, ई के लिए भी 4 नियम है। ह्रस्व ई को ह्रस्व ई के साथ मिलाने पर दीर्घ ई का निर्माण होता है। अगर पहले ह्रस्व ई है और उसके बाद दीर्घ ई है, इन दोनों को मिलाने से भी दीर्घ ई का निर्माण होता है। अगर पहले दीर्घ ई है और बाद में ह्रस्व ई है तो दोनों के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण होता है। और अगर दोनों शब्द यानी पहले शब्द के अंत में ई है और दूसरे शब्द के शुरू में भी दीर्घ ई है तो दोनों दीर्घ ई जो है आपस में मिलकर एक दीर्घ ई का ही निर्माण करेगा। उसी प्रकार आप ऊ के लिए देखेंगे कि अगर ह्रस्व ऊ को ह्रस्व ऊ के साथ मिलाया जाता है तो दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। अगर ह्रस्व ऊ के साथ दीर्घ ऊ को मिलाते हैं तो भी दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। और अगर ह्रस्व ऊ के साथ दीर्घ ऊ के साथ ह्रस्व ऊ को मिलाते हैं तो भी दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। तथा दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ के मिलाने से भी दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। तो यह इससे स्पष्ट हो गया कि हमारा जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें ये 4 नियम आपको याद रखने होंगे कि जब दो ह्रस्व स्वर को आपस में मिलाएंगे तो वह दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करेगा। इसीलिए स्वर संधि का जो पहला भेद आपने सुना, देखा, जाना
कि दीर्घ स्वर संधि होता है, तो दीर्घ स्वर संधि में जब भी कोई उदाहरण हम लेंगे, लिखेंगे या किसी को बताएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि दीर्घ स्वर संधि में दो ह्रस्व स्वर या दो दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का ही निर्माण करेंगे। आइए कुछ उदाहरणों से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इन उदाहरणों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि दो स्वर आपस में कैसे मिलकर दीर्घ होते हैं। और अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और आपके सामने जो यह उदाहरण दिए गए हैं, मैं इन्हें बारी बारी से बनाकर आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से यह एक दूसरे से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। आइए, आप जैसा कि देख रहे हैं कि धर्म में अंतिम में अ है और अर्थ में भी अ है, यानी ये दोनों स्वर जो है ह्रस्व वर्ण हैं। तो धर्म जोड़ अर्थ, नया शब्द जो आपका बन रहा है वह है धर्मार्थ। अब धर्मार्थ में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसमें अ जोड़ अ, ये दोनों मिलकर आ का निर्माण किया, जो कि आप धर्मार्थ में यहाँ पे देख, धर्म जोड़ अर्थ, नया शब्द बना धर्मार्थ। अब उसी प्रकार आप देखेंगे पुस्तक जोड़ आलय। अब यह पुस्तक जोड़ आलय जो आप देख पा रहे हैं, इसमें नया शब्द जो बन रहा है वह कि आप देख पा रहे हैं कि पुस्तक जोड़ आलय, एक नया शब्द बन रहा है पुस्तकालय। इनमें आ के साथ आ का जो है संधि हुआ है और दोनों मिलकर आ का निर्माण किया है। उसी प्रकार आप देखेंगे विद्या जोड़ अर्थी, एक नया शब्द बनता है विद्यार्थी। इसमें हम देख पा रहे हैं कि आ के साथ आ की संधि हुई है और दोनों मिलकर आ बनाया है। अब यहाँ देखेंगे रवि जोड़ इंद्र। रवि जोड़ इंद्र, एक नया शब्द बनता है रविंद्र। यहाँ पे आप देखेंगे कि ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई मिला है और दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण किया है। उसी प्रकार सेम है कवि जोड़ इंद्र, नया शब्द बना है कविंद्र। इसमें सेम ह्रस्व ई के साथ इंद्र के मिलने से आपने देखा कि नया शब्द बना कविंद्र, यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण किया। गिरी जोड़ ईश, यहाँ एक नया शब्द बनेगा गिरीश। इसमें भी आप देखेंगे कि ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई मिला है और दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण किया है। उसी प्रकार रवि जोड़ीश, नया शब्द बनता है रवीश। रवीश में भी आप देखेंगे कि ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई, दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण किया। मुनि जोड़ीश, नया शब्द बनेगा मुनीश। इसमें भी ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण किया है। मुनि जोड़ इंद्र, एक नया शब्द बनेगा मुनीन्द्र। इसमें दो ह्रस्व ई मिलकर एक दीर्घ ई का निर्माण किया है। अब यहां देखेंगे भानु जोड़ उदय, एक नया शब्द बन रहा है भानुदय। अब यह भानुदय में आप देख पा रहे हैं कि दोनों ह्रस्व ऊ के साथ ह्रस्व ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ का निर्माण हो रहा है। श्री जोड़ ईश, श्री जोड़ ईश में पुनः हम देखेंगे कि एक नया शब्द बना है श्रीश। इसमें ह्रस्व ई दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई का
संधि हुई है और एक दीर्घ ई का निर्माण हुआ है। और लास्ट हम आज देखेंगे बधु जुड़ ऊर्जा, जो नया शब्द का निर्माण कर रहा है बध ऊर्जा। इसमें दीर्घ ऊ के साथ ह्रस्व ऊ मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण किया है। तो इस प्रकार इन तमाम उदाहरणों से आपने देखा कि किस प्रकार ये आपस में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, स्वर संधि के अगले उदाहरण के साथ मिलेंगे, उसके प्रकार के साथ मिलेंगे। नमस्कार।